ग्वालियर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया के विदेशी पंछियों वाले बयान ने सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। इशारों ही इशारों में उनका अटैकिंग मोड में आना जहां चुनावी दंगल को नई हवा दे रहा है, तो इस पर कांग्रेस उन्हें आईना दिखाने में भी पीछे नहीं हटी। ये रिपोर्ट देखिए। विदेशी पंछियां आएंगी ग्वालियर और फटफट करेंगी और भटकाने की कोशिश करेंगी। अर्जुन की तरह हमारा लक्ष्य सीधे आंख पर होना चाहिए। कुछ इस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया इशारों इशारों में तल्ख नजर आ रहे हैं। विदेशी पंछियों के उनके इशारे सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा रहे हैं। माना जा रहा है कि उनकी ये टिप्पणी गांधी नेहरू परिवार पर हमला है, तो दूसरी तरफ उनका ये कहना कि चुनावी सीजन में विदेशी पंछी ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए। चुनाव का सीजन आया है, विदेशी पंछियां आएंगी ग्वालियर और फटफट करेंगी और भटकाने की कोशिश करेंगी। अर्जुन की तरह हमारा लक्ष्य सीधे आंख पर होना चाहिए। इससे पहले सोमवार को भी सिंधिया राहुल गांधी के 150 सीटों वाले बयान पर तंज कसते नजर आए थे, और अब सिंधिया के विदेशी पंछियों को लेकर टिप्पणी ये इशारा कर रही है कि सिंधिया गांधी नेहरू परिवार को लेकर अटैकिंग मोड में आ गए हैं। इधर कांग्रेस से भी इस पर पलटवार सामने आया और उन्हें आईना दिखाने की कोशिश की गई। सिंधिया जी अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बारे में शायद कह रहे होंगे ऐसा, क्योंकि उनके पार्टी के नेता लगातार अगर मध्य प्रदेश में देखें तो जिस तरह से प्रधानमंत्री के दौरे हो रहे हैं, जिस तरह से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे हैं, उनके गृह मंत्री के दौरे हो रहे हैं, हो सकता है वो उस संदर्भ में बोल रहे हो। 2018 के चुनाव में सिंधिया कांग्रेस के पाले में थे और कांग्रेस को सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब 2023 में उनका बीजेपी के साथ होना जहां कांग्रेस के लिए चुनौती होगी, तो एमपी के साथ ग्वालियर चंबल में बीजेपी के लिए नई मजबूती और चुनाव से पहले सिंधिया की सक्रियता बता रही है कि कांग्रेस पर उनके तीर न केवल धारदार होंगे बल्कि निशाने भी तेज होंगे। मध्य प्रदेश में हाल ही में हटाए गए कुछ जिलाध्यक्ष को लेकर विवाद गहरा गया है। एक पूर्व जिलाध्यक्ष ने तो पीसीसी चीफ कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगा दिए और बल्कि गृह मंत्री के सामने अपना दुखड़ा भी उन्होंने सुनाया और रो भी पड़े। हालांकि कांग्रेस इसे बीजेपी का नाटक बता रही है। इसके बाद सियासी बहस गर्मा गई है। इस रिपोर्ट को देखिए। बिल्कुल पूरा बिल्कुल नहीं घबराइए मत, घबराइए नहीं, धैर्य रखो, कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने। सुना आपने, प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के सामने फोन पर चर्चा में रो रहे ये शख्स डिंडोरी से कांग्रेस जिलाध्यक्ष के पद से हटाए गए वीरेंद्र बिहारी शुक्ला हैं। इन्होंने नाथ से अपने आप को खतरा बता दिया है। अब गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा उन्हें सुरक्षा देने की बात कहकर नाथ पर निशाना साध रहे हैं, बल्कि बीजेपी ने तो इसे मुद्दा भी बना लिया है। और यदि आज आपकी पार्टी का एक जिलाध्यक्ष जिसको आपने आपकी पार्टी के नियम विरुद्ध हटाया, ऐसा उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा और ये सबको पता भी है, और यदि वो व्यक्ति यदि ऐसा कहे, अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो, तो कमलनाथ जी आपको सोचना चाहिए। वहीं जब नरोत्तम मिश्रा और वीरेंद्र शुक्ला की बातचीत वायरल हुई तो मामले ने तूल पकड़ लिया। तो इधर कांग्रेस इस पूरे मामले में बीजेपी को आईना दिखा रही है। पार्टी में थे जब तक जो उनको दायित्व निभाना था वो उन्होंने नहीं निभाया। पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में उनको हटाया है। कांग्रेस पार्टी गांधीवादी तरीके से काम करती है और हमने उनको पार्टी से निकाला है। उन्हें अगर इसी तरह से अगर उनका भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क लगातार बना हुआ था, यही कारण है कि वो फोन पे डायरेक्ट एक्सेस में है, वरना प्रदेश के गृह मंत्री को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो किसी के भी फोन पे बात करते रहे। मामला कांग्रेस का अंदरूनी है। 2023 चुनाव तक ये सब चलता रहेगा, लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर इससे किसे फायदा और किसे नुकसान। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल।
तो वहीं कांग्रेस नेता के परिवार ने गृह मंत्री से मुलाकात की है। परिजनों ने मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। डिंडोरी जिले के कांग्रेस नेता वीरेंद्र बिहारी शुक्ला, जिनका परिवार गृह मंत्री से मिलने के लिए पहुंचा है और गुहार लगा रहा है, न्याय की गुहार लगाते हुए अब बताइए मैं इस बुढ़ापे में कैसे सर कर लूं? हमारे आगे पीछे क्या? न मैं करोड़पति हूँ, न लखपति हूँ। किसी तरह जिंदगी गुजार रहा हो, उसके ऊपर ये लांछन हो रहा है। बताइए सर, इसको अरेस्ट कीजिए साहब। अभय तिवारी को आज ही अरेस्ट कीजिए। अभय तिवारी किसी भी तरह से आज ही अरेस्ट करिए उसको। मध्य प्रदेश में वादों के बाद दांवों का दौर तेज हो गया है। राहुल गांधी ने एमपी में 150 सीटें जीतने का दावा किया तो बीजेपी के तमाम नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। सीएम शिवराज ने इसे ख्याली पुलाव बताया तो वीडी शर्मा ने कांग्रेस को गुजरात और उत्तर प्रदेश के नतीजे याद दिला दिए। अब उनके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी तंज कस दिया। उन्होंने राहुल के दावे पर कहा कि कांग्रेस की 50 सीटें भी नहीं आएंगी, अगर आई तो बड़ी उपलब्धि मानूंगा। बता दें कि सोमवार को विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ ही प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं की भी बैठक हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह दावा किया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 150 से ज्यादा सीटें जीतेगी। देखिए यार, राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के किसानों से पिछली बार वादा किया था कि हम किसानों का कर्जा 7 दिन में माफ कर देंगे। 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही, कर्जा माफ नहीं हुआ, इसलिए राहुल गांधी जी की बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। कांग्रेस की 50 सीट आ गई तो मैं कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत मानूंगा। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में विकास कार्यों को लेकर श्रेय लेने की राजनीति नेताओं के बीच अब शुरू हो चुकी है। मामला बुरहानपुर का है, जहां पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस और निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा आमने सामने आ गए। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस का दावा है कि भावसा मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट बीजेपी सरकार के दौरान पूरा हुआ, जो कमलनाथ की सरकार के दौरान अटका था। वहीं सुरेंद्र सिंह शेरा ने पूर्व मंत्री के इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट को बजट और मंजूरी कमलनाथ सरकार ने दी थी। इसका सर्वे करने की फॉरेस्ट क्लियरेंस पहले 12 में मिली, फिर कुछ 13 में हमें मालवीय पंचायत से फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत जो जरूरी कागज थे वो हमें उपलब्ध हुए और इसकी डीपीआर बनकर इसके नक्शों के अप्रूवल करते करते इसका जो प्रशासकीय अनुमोदन है वो 2017 में प्राप्त हो चुका था और 2017 में प्रशासकीय अनुमोदन होने के बाद ये लगभग 159 करोड़ से अधिक लागत की योजना है। चालू करने का काम तो आदरणीय कमलनाथ जी को लाख धन्यवाद दूंगा मैं। उनकी जो 15 महीने की सरकार है उसमें हमारे जो पूर्व सांसद महोदय आदरणीय स्वर्गीय नंदू कुमार सिंह चौहान ने मुझे बोला कि शेरा भैया आपकी सरकार है, आपकी सरकार से बोलो कि ये 8 करोड़ रुपए फॉरेस्ट वाले जमा करवाए जिससे कि भावसा डैम का काम चालू हो जाए। तो वाकई मैंने उनकी बात मानी। नंदू भाई ने पहले फर्स्ट काम मुझे बोला था तो मैंने करवाया, कमलनाथ जी ने मेरी बात मानी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की बड़ी पॉलिटिकल खबरें और फ्लैशबैक में आपको मिलवाएंगे दिग्विजय सिंह से। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ के सियासी संग्राम में तीसरा दल भी अपनी ताल ठोकेगा और एक और सामाजिक संगठन ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो अब बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है और चर्चा यह भी है कि सामाजिक संगठन और बीएसपी एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, जिनके साथ आने से कांग्रेस और बीजेपी में सियासी टेंशन जरूर बढ़ती हुई दिख रही है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के साथ अब तीसरे मोर्चों ने भी सियासी कसरत शुरू कर दी है। एक और जोगी कांग्रेस जहां अपनी सक्रियता दिखा रही है तो अलग अलग समाज भी इससे दूर नहीं है। सर्व आदिवासी समाज और ईसाई समाज ने पहले ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, तो अब इनकी
बसपा के साथ चुनाव लड़ाई लड़ने की चर्चा शुरू हो गई है। फिलहाल बसपा सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है, लेकिन समीकरण सही बैठे तो जल्द ही सर्व आदिवासी समाज और बसपा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बात बन सकती है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयम गठबंधन को लेकर बसपा हाईकमान यानी मायावती के फैसला लेने की बात कह रहे हैं, तो दिग्गज आदिवासी नेता अरविंद नेताम भी सामाजिक संगठनों के साथ मैदान में उतर सकते हैं। अगर माननीय बहन जी का आशीर्वाद होगा तभी कोई गठबंधन होगा, नहीं तो हम लोग अभी पूरे 90 सीटों पे अपनी मजबूत तैयारी के साथ में लगे हुए हैं, उसी की तैयारी चल रही है। हम लोगों का प्रयास है कि मिलजुल करके सब चुनाव लड़ें और प्रदेश में एक संदेश हम देना चाहते हैं कि हम लोग सब मिल कर के जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो मिल के लड़ें, ताकि एक छत्तीसगढ़ में नया संदेश चला जाए, यही हमारा प्रयास है। बसपा ने बीते चुनाव में 2 सीटें बटोरी थी, तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव में सर्व आदिवासी समाज ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी से अलग सामाजिक संगठनों के तीसरे मोर्चे के बैनर तले चुनाव लड़ने की तैयारी है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस खुद को तीसरे मोर्चे से नुकसान नहीं होने का दावा करते नजर आ रहे हैं। तीसरे दल का अस्तित्व छत्तीसगढ़ में मुझे नहीं लगता है कि इस वर्ष भी यह प्रयोग सफल होगा। सिर्फ 2 दलों का ही आधार दिख रहा है, 2 दलों के ही कार्यकर्ता दिख रहे हैं। अब अपनी अपनी सबकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, उसकी पूर्ति के लिए लोग चुनाव लड़ाई एक अलग विषय है। लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने का अधिकार है। किसी दल के साथ गठबंधन करने का, अकेले लड़ने का, इस प्रकार का अधिकार सभी राजनीतिक दलों को है, तो वो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र में संभव है। छत्तीसगढ़ फतह के महामुकाबले में बीजेपी और कांग्रेस के कुछ भी दावे हों, लेकिन तीसरे मोर्चे की एंट्री से सियासी समीकरण बदल सकते हैं। तीसरे मोर्चे की चुनाव में एंट्री से नतीजों पर क्या असर होगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इस संभावित गठजोड़ ने सियासी दलों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देश के 5 राज्यों में तैयारी चल रही है, लेकिन देश की राष्ट्रीय पार्टियों का विशेष फोकस छत्तीसगढ़ पर है। छत्तीसगढ़ का सत्ताधारी दल कांग्रेस और विपक्ष में बैठी बीजेपी अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर हुंकार भर दी है। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। संदीप पाठक, छत्तीसगढ़ महामारी को। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आम आदमी पार्टी के शपथ ग्रहण समारोह में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई और कहीं न कहीं इस तस्वीर ने प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ा दी, क्योंकि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की एंट्री तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन ये भीड़ आपके छत्तीसगढ़ में बढ़ते कदमों की गवाह है और आप पार्टी 2023 के चुनाव को लेकर कॉन्फिडेंस में भी है। सुनिए। आम आदमी पार्टी के जब सरकार जब आए तो हम धान खरीदी करबो और ई कर ले ज्यादा कीमत में करबो। वो जनता के अधिकार है। ओकर बाद तुमन पूछा कि भाई और क्या काम करे। छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। ऐसा माना जाता है कि छोटे प्रदेश में किसी भी पार्टी को अपने समीकरण बिठाने में ज्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी इससे इत्तेफाक नहीं रखते। आज देश की सबसे भ्रष्ट सरकार आम आदमी की पार्टी की रही है। उनके कितने विधायक, कितने मंत्री जेल गए हैं, अभी भी जेल में है। तो देश और प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी के बारे में जान गई है। देखिए, 2.25 करोड़ जनसंख्या में सिर्फ 5,000 कार्यकर्ता हैं उनके पास में, और वो भी भीड़ बुला के लाए हैं, उनको पदाधिकारी बनाने जा रहे हैं। अभी तक इनके पास में पूरे ब्लॉकों में ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पाए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये पार्टी तीसरे फ्रंट के रूप में कैसे स्थापित होगी। दूसरी बात, इस पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है, इस पार्टी का कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये पार्टी अवसरवादी पार्टी के रूप में सामने आई है, तो छत्तीसगढ़ की जनता ऐसे अवसरवादी पार्टी को स्वीकार नहीं करेगी।
बीजेपी कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में जो तैयारी है उससे साफ है कि राज्य को कोई भी हल्के में नहीं ले रहा है। लेकिन जिस तेजी से आम आदमी पार्टी मिशन 2023 में जुटी है उसको भी नकारा नहीं जा सकता। सवाल ये भी है, क्या दिल्ली और पंजाब में जो हुआ वो छत्तीसगढ़ में भी दोहराया जा सकता है? गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का मुद्दा एक बार फिर से गर्म है। अब तक शराबबंदी को लेकर कांग्रेस निशाने पर थी, लेकिन अब बीजेपी ने भी सरकार बनने पर शराबबंदी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी पारा चढ़ गया है और कांग्रेस ने न केवल रमन सिंह पर पलटवार किया है बल्कि 10 सवाल भी दाग दिए हैं। घोषणा पत्र में हम निश्चित रूप से शराबबंदी का जिक्र जो हमने पहले भी किया था उसी दृष्टि से करेंगे। रमन सिंह के इस ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शराबबंदी के मुद्दे पर सियासी घमासान छिड़ गया है। शराबबंदी को लेकर बीजेपी अब तक कांग्रेस पर हमलावर थी, लेकिन अब रमन सिंह के ऐलान ने बता दिया है कि बीजेपी इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है। हमने शराब के बारे में नीति बनाई थी और शराब को हमने पहले कहा था कि 500 की आबादी, फिर 1000 की आबादी, फिर 1500 की आबादी, फिर 2000। हमने इसको इतने लिमिटेड एरिया में कर दिया था, जैसे अभी गांव-गांव में, गली-गली में, होटल पांठले में बिक रहा है, कोई हिम्मत नहीं करता था। उसको हमने किया था और उसमें आगे भी बढ़ रहे थे और उसी नीति को आगे अनुसरण करेंगे। घोषणा पत्र में हम निश्चित रूप से शराबबंदी का जिक्र जो हमने पहले भी किया था उसी दृष्टि से करेंगे। रमन सिंह के ऐलान के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया और उनसे 10 सवाल भी पूछे हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि 15 साल तक सरकार में रहे तो शराबबंदी क्यों नहीं की। साथ ही बीजेपी पर शराबबंदी को लेकर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप भी लगा रही है। तो रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ में फिर से भाजपा की सरकार आने का दिवा स्वप्न देख रहे हैं। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि आप शराबबंदी की बातें किस नैतिकता से कर रहे हैं। आप जब सरकार में थे तो आपने शराब का सरकारीकरण किया। आपके राज्य में शराब का राजस्व 300 से बढ़ के लगभग 5000 करोड़ गया। आपके राज्य में शराब की दुकानों की संख्या में 40% की बढ़ोतरी हुई। आपके राज्य में छत्तीसगढ़ जो प्रति व्यक्ति शराब की खपत में गोवा के बाद पहले नंबर में था। तो ऐसे में आप विपक्ष में रहते हुए शराबबंदी की बातें क्यों कर रहे हैं? जनता इसका जवाब चाहती है। छत्तीसगढ़ के लिए शराबबंदी हमेशा अहम मुद्दा रहा है। शराबबंदी महिलाओं के लिए भावनात्मक मुद्दा है। माना जाता है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनवाने में शराबबंदी का वादा भी एक था और अब बीजेपी भी अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी को शामिल करने जा रही है, जिसके बाद तय हो गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में शराबबंदी एक अहम मुद्दा रहेगा, जिस पर सियासत गर्म होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। और अब जाते जाते आपको लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। जी हां, बात 2018 चुनाव की करेंगे। फ्लैशबैक 2018 में आज है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। चुनाव के दौरान बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी ने खास मुलाकात की और इस दौरान दिग्विजय सिंह ने चुनाव और राजनीति से जुड़े सवालों का बेबाकी से जवाब भी दिया। साथ ये भी बताया कि कैसे उन्होंने नर्मदा परिक्रमा का फैसला लिया। नर्मदा परिक्रमा का मेरा निजी निर्णय था जी, और वो भी एक संकल्प था जीवन में, क्योंकि मुझे एक अनुभूति हुई थी कि मुझे नर्मदा परिक्रमा करना चाहिए। ये एक अजीब सी घटना थी मेरे जीवन में, तो मैंने सोचा मुझे कर ही लेना चाहिए। और मैंने जब निर्णय लिया तो लोगों को इस बात का थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ कि आप 70 साल की उम्र में ये नर्मदा परिक्रमा कैसे करेंगे। बहुतों का गाड़ी से कर लीजिए। मैंने कहा परिक्रमा तो पैदल होती है, कोई गाड़ी से, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर से नहीं होती है। तो मैंने निर्णय लिया और माँ की कृपा रही कि 3100 किलोमीटर चल के और 6 महीने 10 दिन चलने के बाद भी मुझे न तो खांसी हुई, न जुकाम हुआ, न पैर में छाले पड़े, न कुछ हुआ। बड़े आराम से हम लोग जी पूरी परिक्रमा पूरी कर ली। लेकिन मुझे किसी चीज को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं थी। मैंने जीवन जिया है, अपने टर्म्स पर जिया है। जो मैंने किया है सोच समझ के किया है, और मैं कभी किसी के दबाव में या किसी के कहने से मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं करता। मेरे विचार हैं, मेरी विचारधारा है, और
मुझ पर 10 तरह के आरोप लगे जी। मैंने उसका जवाब भी दिया। कई बार मुझे हिंदू विरोधी बताया गया जी, धर्म विरोधी बताया गया। मेरे लिए मेरी माँ बड़ी धार्मिक थी और मुझे संस्कार मुझे उनसे और मेरे पिताजी से मिले। पिताजी इतने धार्मिक नहीं थे लेकिन अनुशासन प्रिय थे और बहुत ही लिबरल दिमाग के थे। लोगों को मालूम नहीं है कि राघोगढ़ के हमारे किले में जो हमारे मंदिर हैं जी, वहाँ अनुसूचित जाति के लोगों को प्रवेश करने का अधिकार उन्होंने सन 40 में दे दिया था। गांधी जी के वे अनुयायी थे जी, खादी पहनते थे जी, और उसके बाद जब गांधी जी ने कॉल दिया कि कांग्रेस को अब एक दूसरा संगठन के रूप में लेना चाहिए तो उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया था। सन 52 में वो चुनाव इंडिपेंडेंट लड़े। ये विकिपीडिया पे गलत छप रहा है कि वो जनसंघ का सपोर्ट लिया, हिंदू महासभा का। कभी ना वो जनसंघ के साथ थे जी, ना कभी विचारधारा उनकी जनसंघ या हिंदू महासभा ही रही है। बहुत ही लिबरल दिमाग व्यक्ति थे और 52 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, तखतमल जैन वहाँ उस समय मध्य भारत के मुख्यमंत्री हुआ करते थे जी। उन्होंने हमारे पिताजी से कहा अगर साहब आप को मंत्री बनाना चाहते हैं आप कांग्रेस में आ जाइए। तो उनका मैं तो कांग्रेसी हूँ लेकिन अब मैं पहले शराब नहीं पीता था, अब मैंने शराब पीना शुरू कर दिया है। तो आपका जो मैं कांग्रेस का जो फॉर्म होता है उसमें मद्य निषेध है, तो मेरे लिए वो कार्ड दीजिए, मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगा। वाह तो वो इस प्रकार के इस विचारधारा और मेरी मदर बहुत ही धार्मिक थी और धर्म हमारे संस्कार में मुझे मिले और मैं अपनी धार्मिकता का कभी दिखावा नहीं करता। मैं आज भी उतना ही धार्मिक हूं जितना पहले था। और तेविस की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।